Hello children, how are you all? I hope you all are ill and hearty. You all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro batch for class 6th. आज हम सेकेंड पार्ट अपना करना जा रहे हैं जो है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ का पार्ट 2 और ये ज्योग्राफी का चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ. ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 कर रहे हैं, बट इससे पहले हम करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज. चले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है. पहला क्वेश्चन हमारा पूछता है हमसे व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ. द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड लिथोस्फेयर जो लैंड का होता है, हाइड्रोस्फेयर जो किसका होता है, जो हमें पानी के बारे में बताता है, सीज एंड ओशंस, एटमॉस्फेयर जो हमें हवा के बारे में बताता है, और बायोस्फेयर यानी कि जिसमें एनिमल, प्लांट्स और लिविंग बीइंग्स टुगेदर रहते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ. अर्थ के मेजर कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, तो अर्थ के मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. सबसे पहले एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. थर्ड क्वेश्चन आता है नेम 2 कंट्रीज दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अर्थ है अगर बहुत बड़ी और उसको हम डिवाइड कर दें नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो नीचे कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स लाई करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका कंप्लीटली लाई करते हैं. नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ये हम आज करने वाले हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं. तो वो लेयर्स कौन सी होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. यानी कि अगर हम अर्थ बनाएं और अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें, सपोजेडली ये हमारी अर्थ है और ये हम अर्थ के ऊपर के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, तो जो अर्थ के पास वाली है वो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर जो पूरे यूनिवर्स के साथ मिक्स हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. अर्थ ब्लू प्लैनेट क्यों होता है, क्योंकि 70% ऑफ द अर्थ is covered with water, therefore it appears blue when seen from space. यानी कि ऊपर से देखते हैं तो वो ब्लू प्रतीत होती है. नेक्स्ट, Why is the northern hemisphere called land hemisphere? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को लैंड हेमिस्फेयर क्यों बोलते हैं, यानी कि ऐसा क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की वहाँ पे लैंड बोला जाता है कि वो एक हेमिस्फेयर जहाँ पे लैंड है, क्योंकि बहुत सारे, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, मेजर पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज कंप्राइज ऑफ लैंड बॉडीज. यानी कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड है और बहुत ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स भी हैं. 5 आउट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. अगर हम इस हेमिस्फेयर की बात करें तो 5 हमारे कॉन्टिनेंट्स इसी पे ही लाई करते हैं. देयरफॉर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज नोन एज द लैंड हेमिस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई इज द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब बात आती है व्हाट इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है, बेसिकली हम उसको अर्थ को ही बोलते हैं, जहाँ पे एनिमल्स, लैंड और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और प्लांट लाइफ इकट्ठे होती है ताकि वो एक दूसरे का यूज कर सके. सो द बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर. और यानी कि एक और जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर का भी इस्तेमाल होता है. और ये फेवरेबल कंडीशंस, ये बायोस्फीयर फेवरेबल कंडीशंस किसके लिए हैं, हमारे लिए, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, क्योंकि हमें लैंड, वाटर और एयर प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को, या फिर हम बोले कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये फेवरेबल कंडीशन है लाइफ की एग्जिस्ट होने की. देयरफॉर बायोस्फीयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहलाती है. ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं. हमने लिथोस्फेयर के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, हमने थोड़ा सा हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा. आज हम इन डिटेल हाइड्रोस्फेयर की बात करते हैं. तो हाइड्रोस्फेयर की बात करते हैं तो ओशन, सीज, रिवर, जहाँ जहाँ आपको वाटर दिखता है वो सारा हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. ठीक है, तो अगर ये हमारी अर्थ की रिप्रेजेंटेशन है तो अगर हम देखेंगे 97.2% ओशियंस हैं, 0.03 यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर बहुत कम फ्रेश वाटर अवेलेबल है. स्टोर्ड इन आइस शीट्स एंड ग्राउंड वाटर, इतना जो 2.8 है % वो आइस शीट्स में और ग्राउंड वाटर में ही स्थित है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में है वाटर. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका 71% जो है वो
कवर्ड है विद वाटर और 29% कवर्ड है विद लैंड, इसीलिए ऊपर से यानी कि अगर हम स्पेस से देखें तो ये ब्लू कलर का दिखता है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि वाटर सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में यानी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में यानी ओशन सीज के फॉर्म में, और रनिंग वाटर जो होता है ओशन और रिवर में वो लेक में होता है, आइस, ग्लेशियर्स और ये सब सॉलिड फॉर्म में होता है। ये सारा हमारा मिलके क्या कहलाता है, ये सारा हमारा मिलके कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, सारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स आर वेव्स। अगर हम चीफ मूवमेंट्स देखें ओशन वाटर की, अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन के अंदर मूवमेंट्स होती हैं और उससे ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बाकी सारी चीज़ों में। तो अगर हम वेव्स की बात करें, टाइड्स की बात करें एंड द ओशन करंट्स, ये 3 मूवमेंट है ओशन यानी कि बहुत बड़ा समुंदर की जब हम बात कर रहे हैं उसके अंदर 3 मेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होती हैं। एक होता है वेव्स के ज़रिए, एक होती है टाइड्स के ज़रिए और एक होता है ओशन करंट्स के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद द 5 मेजर ओशियंस, क्वेश्चन आ जाएगा 5 मेजर ओशंस कौन से हैं। तो हमारे पास है पैसिफिक ओशियन, 1, 2 अटलांटिक ओशियन, 3 इंडियन ओशियन, 4th सदर्न ओशियन एंड 5th आर्टिक ओशियन। ये 5 ओशियंस हैं जो बहुत बड़े समुंदर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये बोला जाता है पहला पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन अगर आप देखो ये पूरा ये सबसे बड़ा ओशियन है, ये इतना बड़ा समुंदर है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, ये पूरे अर्थ का 1/3 कहलाता है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मरियाना ट्रेंच के जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, मरियाना ट्रेंच वो इसका डीपेस्ट पार्ट है, वो यहाँ पे लाई करता है, यानी सबसे ऊपर हमने माउंट एवरेस्ट देखा था और ऐसे डीपेस्ट पार्ट जो वो मरियाना ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशन में देखा जाता है। और अगर हम इसकी शेप देखें तो ये सर्कुलर शेप में आता है। इसकी शेप अगर हम देखें तो सर्कुलर शेप की आ रही है। एशिया है, इसके ऊपर नीचे ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, ये सब इससे सराउंड होता है। तो ये हमारा पहला ओशियन है यानी कि पैसिफिक ओशियन। इसके बाद ओशियन आता है हमारा अटलांटिक ओशियन। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। अगर आप इसकी पिक्चर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एस फॉर्म में शो हो रहा है। कौन सी फॉर्म में शो हो रहा है? एस फॉर्म में शो हो रहा है, एस की शेप आ रही है तो इसलिए बोला जाता है इट इज एस शेप। द अटलांटिक ओशियन जो है वो एस शेप्ड का है। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड और एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। तो इसके वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, ईस्टर्न साइड पे अफ्रीका और यूरोप और अफ्रीका है। तो कोस्टल अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, यानी कि अगर हम इसकी कोस्ट लाइन देखें तो ये इंडेंटेड है, यानी कि ये खुरदरी है, ये ऐसे नहीं है, ये खुरदरी इसकी कोस्ट लाइन है। ठीक है, इसकी इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। द इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोस्ट। क्योंकि इसकी खुरदरी पोस्ट है तो ये नेचुरल हार्बर यानी कि जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, जहाँ पे शिप्स चलती हैं, ट्रेड फैसिलिटी होती है तो बहुत अच्छा सा प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि ये सीधा नहीं है, ओशन का रुकने की यानी कि पानी के रुकने का कर्व बन जाता है, इसलिए नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करता है, नेचुरल हार्बर और पोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज बिजिएस्ट ओशन। तो एक ट्रेड यानी यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा होता है क्योंकि इंडेंटेड है तो यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज दी ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री। ये एक पहला ओशन है जो कंट्री के नेम है, जैसे इंडिया इज द कंट्री तो उसके पहला ओशन है। और क्वेश्चन भी आ जाएगा नेम वन ओशन हु इज नेम्ड आफ्टर कंट्री, वो कौन सा है? वो इंडियन ओशन है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ द इंडियन ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, वो ट्रायंगुलर शेप का है। इन नॉर्थ इज बाउंडेड बाय एशिया, नॉर्थ पे एशिया, वेस्ट पे अफ्रीका और ईस्ट पे ऑस्ट्रेलिया है। आपको पता ही है कि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, ये है हमारा इंडियन ओशन, ये कहीं कहीं ट्रायंगुलर है। तो यहाँ पे हम देखें एशिया टॉप पे, अफ्रीका इस तरफ पे है यानी कि लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। दिस इज इंडियन ओशन। लास्ट आता है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो आर्कटिक सर्कल पे सराउंड करता है जो कि नॉर्थ पोल पे है। आप ये देखेंगे ये सारा हमारा आर्कटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर
वाटर जो बेरिंग स्ट्रेट है यानी कि पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है ये आर्टिक ओशन, और जिससे ये कनेक्ट होता है उसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि पाक स्टेट है, ऐसे ही एक बेरिंग स्ट्रेट है जो किसको कनेक्ट करता है, जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन को कनेक्ट करता है। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यानी यूरोप एशिया से बाउंडेड है आसपास, यूरोप और एशिया, यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट से भी, नॉर्दर्न कोस्ट से भी कनेक्टेड है। ये सारे हमारे ओशंस हैं। अब बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। जैसे मैंने बताया लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। दिस इज लगभग 12 to 18 किलोमीटर अप, यानी कि अर्थ से अगर हम अप जाने, जहाँ पे हमें स्काई दिखता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा पहली फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी एयर की लेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर वाली जो होती है, और दिस इज आइडियल फॉर फ्लाइंग द प्लेन्स, ठीक है। इसके ऊपर वाली आती है स्ट्रेटोस्फेयर जो कहीं ना कहीं 11 to 50 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि क्या होता है कि जो जैसे कि हम ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन तो कम होती है डेफिनेटली, लेकिन ठंड बढ़ जाती है, यानी कि वहाँ पे ऑल्टीट्यूड राइज होता है, जो टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके ऊपर वाला मेसोस्फेयर होता है जहाँ पे मीटियोरिक एक्टिविटीज़ होती हैं। थर्मोस्फेयर जहाँ पे ऑरोरास फाइन होते हैं। ऑरोराज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन ऑरोरास क्या होती हैं, एक नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं आयंस से बनती है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और जो सन की पार्टिकल्स निकलते हैं वो रिएक्ट होते हैं, तो लाइटनिंग फॉर्म होती है नॉर्दर्न पोल्स पर होती है, तो उनको ऑरोरा लाइट्स बोलते हैं। तो वो हमें थर्मोस्फेयर में दिखती हैं। और इससे एक्सोस्फेयर है जहाँ पे ये तो सबसे ऊपर है, यानी ये स्पेस से मिल जाती है, ठीक है। ये सारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्लास में जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एयर इज मेनली मेड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, ठीक है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और अदर गैसेस भी प्रोवाइड होती है एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर 1% बाय द वॉल्यूम। ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम उसको ब्रीथ करते हैं। तभी जो अभी हम बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे तभी हम बोलेंगे कि बायोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन होती है एयर, और एयर चाहिए होती है मेजरली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर दी प्लांट्स। तो ये एयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिली हुई है, ठीक है। उसके अलावा और भी है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट है। Oxygen is the breath of life, while nitrogen help in the growth of living organism. Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorb heat. क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, क्यों चाहिए, क्योंकि वो हीट ऑब्जर्व कर लेती है, thereby keeping the planet warm. It is absorbs heat radiated by the earth. जो अर्थ हीट रेडिएट करती है उसको ऑब्जर्व करती है, इसलिए प्लैनेट वार्म रहता है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आपको पता है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है ताकि वो प्लांट्स में जा सके और हमें बहुत अच्छा जो क्रॉप होता है वो अच्छा मिल सके, एंड देयर बाय हमको ये भी प्रोवाइड कर सके जो हम प्लांट्स से खाना खाते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अच्छी प्राप्त हो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पार्ट हम करेंगे जो कि होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज व्हाट? बायोस्फीयर इज अ मिक्सचर ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड वेयर बाय टू कीप इकोसिस्टम दैट इज एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स टुगेदर इन वन प्लेस दैट इज कॉल्ड अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। बायोस्फीयर क्या कहता है? बायोस्फीयर कहता है एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ओके।
हाँ, तो बेसिकली इसी पिक्चर में सब कुछ है। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब पाए जाते हैं हमारे बायोस्फीयर में। तो बोला जाता है कि बायोस्फीयर को हमें बहुत अच्छे तरीके से रखना और प्रिजर्व करना है। बट अगर हम बात करें कि बिकॉज ऑफ आवर सम मिस्टेक्स हमारा बायोस्फीयर खराब हो जाता है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है, उस चीज़ को हमें कर्ब करने से बचाना है। तो ये चीज़ यहीं लिखी गई है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो ये क्या करता है, हमारे एयर को पोल्यूट करता है, हमारी बायोस्फीयर खराब करता है, इन रिटर्न जो हमारे लिए ही हानिकारक है। जैसे एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री, ये कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, ये क्या करते हैं, ये ऐसी एयर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एमिशंस निकालते हैं जो हवा को पोल्यूट करता है। और हवा को पोल्यूट करने से क्या होता है कि हमारे अंदर भी गलत हवा जाती है, हम वी ब्रीद इन बैड एयर और हेल्थ इश्यूज आते हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, एंड इन टर्न वी आर नॉट हेल्दी। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही हानिकारक है। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हम ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लेते हैं, बोला जाता है कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और भी कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज देखी गई है कि CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, जो बहुत ज़्यादा हमारे ACs में पाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में पाए जाते हैं, जो कि इस चीज़ को और ख़राब कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी प्रॉब्लम पोस्ट कर रहा है जहाँ पे ठंड नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, वहाँ पे गर्मी कर रहा है, और जहाँ पे गर्मी होनी चाहिए वहाँ पे ठंड कर रहा है। तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम्स। To maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and the hydrosphere, we need to make relevant हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हों और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें ओवर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज नहीं करना, हमें फ्यूल ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जितना हो सके हमारे रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज करें और अपने आगे वाली जनरेशन के लिए रखें और ओवर यूटिलाइज ना करें। विद दिस, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील डू द न्यू सब्जेक्ट एंड द न्यू चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, सी यू।